हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ज्यादा रिवीजन पॉइंट्स आपके लिए लाए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सबसे रिलेटेड जो पिछले एक साल के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको रिकॉल कराने के लिए आपके लिए लाया गया है रिविजन पॉइंट। तो इन तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाली है, बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले रिवीजन करते हैं कल के करंट अफेयर का। कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, राष्ट्रपति जी ने। और अभी असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। इसके अलावा एयरबस कंपनी से भारतीय वायुसेना को जो डील हुई थी 56 परिवहन विमानों की, उसमें से पहला C295 परिवहन विमान ये मिल चुका है। और अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है। कैश फॉर वेस्ट योजना ये पटना नगर निगम ने शुरू किया है, बिहार में पड़ता है। हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मीता वशिष्ठ को। इसके अलावा प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा जी को डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भारतीय सेना के द्वारा भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवार वालों के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विक रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि MJT ऐप पर इसकी क्विज और PDF आपको दी जाती है। कल से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है क्विज में। क्विज जो आपको दी जाएगी उसमें ऑप्शंस रैंडम तरीके से दिए जाएंगे। मतलब यहां पर जो क्वेश्चन का ऑप्शन A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा, D रहेगा, जो सीरियल रहेगा वो वहां पर सीरियल नहीं होगा, वो रैंडम कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि रटा रटाया यहां से पढ़ करके गए, जब क्विज सॉल्व करने लगे तो अपने आप ऑटोमेटिक ऑप्शन पर नजर जाती है जो ना, कि जिस ऑप्शन में यहां रहता है वो नहीं जाएगा, आपको खोजना पड़ेगा। तो इससे आप और अच्छे से सोच करके क्विज सॉल्व कर पाओगे और बेहतरीन आपकी टेस्टिंग हो पाएगी। तो आप लोग क्विज जरूर जाकर के सॉल्व करा करिए। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अब देखो, इसका तो बनाया तो वैसे 3 क्वेश्चन जा सकता था, लेकिन मैंने कहा एक ही में तीनों को ले लेते हैं, ठीक है, और तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए, 15 सितंबर को ही इंजीनियर दिवस भी मनाया जाता है। 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस या लोकतंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं इसे, मनाया जाता है। और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। यानी उपरोक्त तो सभी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। ये तीनों दिवस मनाए जाते हैं 15 सितंबर के दिन। एक एक करके जानते हैं सभी के बारे में। सबसे पहले इंजीनियर्स डे। सर मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया जी, इनके सम्मान में ये मनाया जाता है। ये भारत रत्न विजेता भी थे, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और इन्होंने भारत की कई बहुत सारी बड़ी बड़ी परियोजनाओं में योगदान दिया है। अपना इंजीनियरिंग का नायाब नमूना इन्होंने दिखाया है। तो इनकी जयंती के अवसर पर हम लोग मनाते हैं क्या, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, जिससे इंजीनियर्स का जो भी उल्लेखनीय योगदान रहता है हमारे समाज में उनको पहचाना जा सके और सेलिब्रेट किया जा सके। इस बार की थीम क्या रखी गई है, इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, यह है थीम, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरे दिवस पर, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे या इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ये दिवस जो है ना, मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को लोकतंत्र की महत्व को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र, देखिए, किसी महान नेता ने कहा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन ने शायद कहा था। तो ये मतलब ना, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जनता के हाथों में ही पावर होती है। वो जब चाहे तब बदल सकती है, जब चाहे तब, मतलब अगले चुनाव में। तो लोकतंत्र कहां पर कितना डेमोक्रेसी है, कैसे मेंटेन करना है और डेमोक्रेसी की ताकत क्या होती है, सब बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा 2007 में इसकी घोषणा की गई थी। EIO के लोकतंत्र सूचकांक में भारत आज के टाइम पर 46वें स्थान पर है, ये आप याद रखिएगा। टॉप पर कौन रहता है? टॉप पर रहता है हमेशा नॉर्वे। अच्छा, एक और आया था चुनावी लोकतंत्र के मामले में। तो चुनावी लोकतंत्र वाला जो सूचकांक आया था, चुनावी लोकतंत्र का सूचकांक आया था, इसमें भारत 108वें स्थान पर है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत जो है ये 108वें स्थान पर है, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, 2 दिवस हो गए। तीसरा महत्वपूर्ण दिवस वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे यानी लिम्फोमा जागरूकता दिवस। लिम्फोमा क्या है? लिम्फोमा दोस्तों एक प्रकार का कैंसर होता है। ये भी ब्लड कैंसर का ही एक टाइप है, समझ लो, उसी का एक सेगमेंट कह सकते हैं, उसी का पार्ट। तो इसमें ये लसिका सिस्टम जो होता है ना, उसको प्रभावित करता है ये हमारे शरीर की, जिससे जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो कह सकते हैं ना, जो एंटीजन प्रणाली है, वो इसमें डैमेज होती है। और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान रखिएगा। तो ये 3 दिवस रहे 15 सितंबर से। अब अभी तक सितंबर महीने में कौन कौन से दिवस आए हैं, इनको रिकॉल कर लेते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने गृहिणियों के लिए गृह आधार योजना शुरू की? तो गृह आधार योजना अभी हाल ही में शुरू किया है दोस्तों, गोवा की गवर्नमेंट ने। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, इन्होंने गोवा में गृहिणियों के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए या कहें उनको एम्पावर करने के लिए ये योजना शुरू की है। इसके तहत क्या करेंगे? ये गृहिणियों को कुछ भत्ता देंगे, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हो अन्य राज्यों में महिलाओं के लिए भत्ते दिए जा रहे हैं, लगभग लगभग उसी प्रकार से इनका भी है। ये कह तो रहे हैं गृहिणियों के लिए, लेकिन समझ लो मैक्सिमम ये सभी प्रकार की महिलाओं को इसके तहत कवर हो ही जाएंगी। तो प्रमोद सावंत जी जो कि मुख्यमंत्री हैं गोवा के, इन्होंने ये योजना शुरू की है, गृह आधार योजना, ठीक है। एक बार क्विकली इससे रिलेटेड योजनाओं को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको गृह लक्ष्मी योजना बताया था, गृह लक्ष्मी योजना वैसे मैंने 2 बताया था आपको, एक तो तेलंगाना के लिए बताया था और एक सेम नाम से गृह लक्ष्मी योजना शुरू की कर्नाटक गवर्नमेंट ने। कर्नाटक गवर्नमेंट जो है वो महिलाओं को वित्तीय सहायता दे रही है, और ये आवासीय सुविधा के लिए तेलंगाना ने शुरू किया। लाडली लक्ष्मी योजना मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश सरकार की, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही और भी जो राज्य, छत्तीसगढ़ ने भी शुरू किया, और भी राज्यों ने इसे शुरू किया, महिलाओं को मंथली कुछ एक फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए इन्होंने ये शुरू किया है, ठीक है। अब गोवा आया है, तो गोवा पिछले दिनों में क्यों क्यों रहा था चर्चे में, इनको भी तो हम लोग रिकॉल करेंगे। तो गोवा में दोस्तों 37वां राष्ट्रीय खेल हो रहा है। 37वें राष्ट्रीय खेल का मस्कट क्या है? मस्कट क्या है? बुम्मन, याद रखना, बुम्मन, ठीक है ना, बुम्मन। पिछली बार सवज था और गुजरात में आयोजित हुआ था, इस बार बुम्मन है। 37वां इस बार का संस्करण है। अभी PS श्रीधरन पिल्लई जो कि यहाँ के गवर्नर है गोवा के, इन्होंने अपनी 3 पुस्तकें लिखी और लॉन्च करी। हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइंस मीट और एंटे प्रिय कविता काल। फ्री में IVF ट्रीटमेंट वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। गोवा बेबिंका हलवा और गोवा मनकुराड आम को अभी GI टैग दिया गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों में ये टॉप पर है। देखो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सब कोई भी सूचकांक हो उसमें सबसे लास्ट वाले में अगर देखा जाए तो भारत में अगर राज्यों की बात हो रही तो उसमें बिहार रहेगा सबसे नीचे, और अगर दुनिया भर के देशों में बात हो रही तो अफगानिस्तान रहेगा सबसे नीचे। ऐसे ही अगर यहाँ पर छोटे, देखो नीति आयोग हुआ या कुछ और मंत्रालय वगैरह के कुछ ऐसे सूचकांक है जो जारी किए जाते हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज में जारी किए जाते हैं। जैसे राज्यों का अलग, बड़े राज्यों का अलग, छोटे राज्यों का अलग, केंद्र शासित प्रदेशों का अलग जारी किया जाता है। तो जब छोटे राज्यों का जारी किया जाता है ना, उसमें हमेशा टॉप पर कौन रहता है? गोवा रहता है, हमेशा गोवा रहता है टॉप पर छोटे राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेशों में हमेशा दिल्ली रहेगा टॉप पर। ये चीजें आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी छोटे राज्यों में शीर्ष पर रहा, इसमें भी छोटे राज्यों में शीर्ष पर रहा, ठीक है। क्योंकि गोवा जो है ये 2 ही डिस्ट्रिक्ट वाला और काफी डेवलप माना जाता है। गृहिणियों के लिए गृह आधार योजना, ये तो मैंने आप यही का क्वेश्चन बताया। अब गोवा से जानो स्टैटिक पॉइंट। गोवा के CM बीजेपी पार्टी से हैं प्रमोद सावंत, PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर। राजधानी पणजी, केवल 2 जिले हैं यहाँ पर। 40 विधानसभा में सीटें हैं, 2 सीटें लोकसभा में जाती हैं और 1 सीटें राज्यसभा में आ जाती है। गोवा आपको कहाँ दिखेगा? यहाँ पर दिखेगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आपको दिखेगा गोवा, ठीक है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसको याद रखना। घोड़े मोदनी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, घोड़े मोदनी, ठीक है। द डेलो, दिवाली नाच, ये प्रमुख लोक नृत्य है यहाँ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 4 लाख रुपए की बीमा योजना शुरू की? तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 4 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने, किसके लिए? गिग वर्कर्स के लिए। अब ये गिग वर्कर्स क्या होते हैं? गिग वर्कर्स का आपको अगर याद आ रहा होगा, जो लोग रेगुलर व्यूअर होंगे उनको आपको याद आ रहा होगा अच्छे से कि राजस्थान सरकार गिग वर्कर्स के लिए बिल लाने वाला पहला राज्य बना था। मैंने बताया था ना, गिग वर्कर्स की हेल्प के लिए। यहां पर गिग वर्कर्स के लिए आज एक और क्वेश्चन आ गया कि बीमा लाने वाला। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है गवर्नमेंट, दोनों जगह का
पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। गिग वर्कर्स क्या है इनको पहले समझ लो। देखो जो आप देखते हो ना, जोमेटो वाले, डिलीवरी वाले, स्विगी वाले, या फिर अमेजन के जो पार्सल लाते हैं, फ्लिपकार्ट के जो पार्सल लाते हैं, ठीक है, ब्लिंकिट के जो पार्सल लाते हैं, ये सभी गिग वर्कर्स कहलाते हैं। ये वे वर्कर्स होते हैं जिनका कोई निश्चित नहीं होता है कि ये कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे। ये काम के अनुसार इनको सैलरी मिलता है, कमीशन टाइप का मिलता है, ठीक है, जितना ये वर्क करते हैं। और इनके ऊपर रिस्क भी रहता है, क्योंकि भाई दिन भर बाइक लेकर के घूमते रहते हैं। ओला उबर वाले भी इसके तहत ले सकते हो। तो ये दिन भर इनको एक्सीडेंट का होने का भी खतरा रहता है। इसके लिए यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस स्कीम लाया हुआ है। इसके तहत ये 4 लाख रुपए तक का ये इंश्योरेंस कवर प्रदान करेंगे। लेकिन ये 4 लाख रुपए किस प्रकार से होंगे? ये 4 लाख रुपए में अगर एक्सीडेंट होता है, सिर्फ दुर्घटना होती है, तब तो मिलेंगे 2 लाख। और अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तब मृत्यु के लिए भी 2 लाख रहेंगे। यानी 2 लाख जीवन बीमा के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, लाइफ के लिए, और शेष 2 लाख रुपए ये हाथ पैर टूटने के लिए। ठीक है ना? तो फायदा लगभग 2.5 लाख गिग वर्कर्स को होने वाला है इसको, कर्नाटक के। अब कर्नाटक आया है तो देखो कर्नाटक से पिछले दिनों में क्यों क्यों चर्चे में रहा था। गिग वर्कर्स के लिए बीमा योजना, पोषण जागरूकता सूचकांक में ये सेकंड पर रहा था। ये बात ध्यान रखिएगा। कल मैंने पूछा था फर्स्ट पर कौन है, तो आपको याद रखना है पंजाब वाले दूध दही माठा पी करके पोषण बढ़िया बनाए रहते हैं, है ना? तो फर्स्ट पर ये है पोषण जागरूकता सूचकांक में। 4,000 ग्राम पंचायतों में कुसीनो माने स्थापित किया है इन्होंने। इसके अलावा बेंगलुरु में इंडिया स्टार्टअप महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है। कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक रही। हाथियों के मामले में ये टॉप पर है। और जो अभी बाघ की रिपोर्ट आएगी उसमें दूसरे स्थान पर है। टाइगर्स में टॉप पर मध्य प्रदेश है। ठीक है। हाथियों में ये 6,395 हाथियों के साथ टॉप पर है। प्रति विधायक उच्चतम औसत संपत्ति आया था ये रिपोर्ट, इसमें ये टॉप पर है। सेकंड पर मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र था। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन जो है ये बेंगलुरु में आयोजित हुई। इन वजहों से कर्नाटक पिछले दिनों में चर्चे में रहा। अब कर्नाटक से देखो स्टैटिक पॉइंट। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। सिद्धारमैया जी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से अभी नए सीएम बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। थावरचंद गहलोत जी यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा आपको कर्नाटक यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि अपना बॉर्डर लगाता है महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु, केरला और गोवा से। ठीक है। यहाँ पर अगर आपको देखोगे तो नेशनल पार्क में बांदीपुर नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नागर होल भी पूछा जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का यक्षगान ये बहुत ज्यादा फेमस है, इसको आप याद रखेंगे। बेंगलुरु के संस्थापक थे केम्पेगौड़ा जी, इसीलिए इसके एयरपोर्ट का नाम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और यहाँ पर केम्पेगौड़ा जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे। फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर के क्या अनुमान बताया? तो फिच रेटिंग्स जो है बेसिकली नया अनुमान जारी तो किया है, लेकिन इन्होंने कुछ अपडेट नहीं किया। इन्होंने कहा जो हम पिछली बार अनुमान बताए थे वही अनुमान फिर से लगा रहे हैं। हमारे अनुसार 6.3% पर इस फाइनेंशियल ईयर की दर से भारत जो है वो बढ़ने वाला है। भारत की जीडीपी ग्रो करने वाली है 6.3% की दर से। इससे पहले आगे कुछ बताएं, आप समझो ये जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में। देखो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ये होता है कि अगर मान लो किसी एक देश के सीमाओं के भीतर, मतलब उनके बॉर्डर के अंतर्गत एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मतलब समझ रहे हो ना, फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, जो अपने कैलेंडर में होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक देश की सीमाओं के भीतर जितने भी प्रोडक्ट्स का और जितनी भी सर्विसेज का उत्पादन होता है उसे कहते हैं जीडीपी। अब जितना भी उत्पादन हुआ पिछली साल और इस साल कितना उत्पादन होगा, यानी पिछली की अपेक्षा इस बार कितना ज्यादा उत्पादन होगा, ये कहता है जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है ना? तो यानी कि किस प्रतिशत के दर से ग्रो किया, तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट हुई। फिच ने बताया है कि 6.3% की दर से हमारे अनुसार 2023-24 में ये बढ़ेगा इंडिया। ठीक है। अच्छा, 2025 के लिए मतलब इन्होंने अगला वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसका भी प्रिडिक्शन कर दिया। इन्होंने कहा अगली बार 6.5% की दर से बढ़ने वाला है। ये अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है फिच रेटिंग्स, इसके द्वारा अनुमान लगाया गया है। पिछले दिनों में और कौन कौन सी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने अनुमान अपना लगाया है, तो देखो क्रिसिल जो है ये भी रेटिंग एजेंसी है। इन्होंने बताया है कि 6.0% की दर से हम लोग बढ़ेंगे। NIPFP ने बताया 6.0% की दर से।
आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिससे पाकिस्तान भीख मांगता रहता है हमेशा, तो इसने बताया 6.1% की दर से बढ़ेगा। एस&पी ग्लोबल रेटिंग 6.7% की दर से बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र यानी इनके अनुसार, यूनाइटेड नेशन के अनुसार 6.7% की दर से भारत बढ़ेगा। और रिजर्व बैंक ने 6.5% का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग ने 6.3% का अनुमान लगाया है। क्लियर है ना? वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको लगता है रियली में यहाँ पर आपके लिए मेहनत की गई है, आपके लिए कंटेंट लाया गया है, आपके लिए चीजें आसान की गई हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है? आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, नहीं समझ में आता है। आप लोग शेयर कर दिया करो भाई, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर डाल देना, चाहे हाय ही लिख दो, वरना मेरी हाय लग जाएगी। अगला क्वेश्चन, एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को हाल ही में किस कंपनी ने इंडिया में अपना अध्यक्ष बनाया है? एसबीआई के ये 3 साल तक चेयरमैन रहे थे, तो इनको अभी हाल ही में मास्टर कार्ड ने इंडिया में अपना अध्यक्ष बनाया है, यानी मास्टर कार्ड इंडिया के ये अध्यक्ष बने हुए हैं। तो देखो, ये हैं रजनीश कुमार, ये एसबीआई में काफी मतलब समय तक ये काम कर चुके हैं, और 3 साल तक तो ये अध्यक्ष भी थे एसबीआई के। 2020 में अक्टूबर में रिटायर हुए वहां से, और अब मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन हो गए। अच्छा, मास्टर कार्ड के सीईओ कौन रह चुके हैं? मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके थे अजय बंगा, याद होगा ना? अजय बंगा पूर्व सीईओ रह चुके हैं मास्टर कार्ड के। अब कहां है अजय बंगा? वर्ल्ड बैंक के सीईओ बन चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कहेंगे, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं। मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में हुई थी, न्यूयॉर्क में, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। आज के टाइम पर अध्यक्ष है माइकल मीबैक। कौन है? माइकल मीबैक। क्लियर? अब पिछले दिनों में कुछ नियुक्तियां भी हुई हैं, उनको भी रिकॉल कर लेते हैं। अभी नेस्कॉम ने अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया। राजेश नाम्बियार को इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सिंधु गंगाधरन को बनाया है। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के एक बार फिर से सीईओ और एमडी बन गए हैं। डॉक्टर सोनाली घोष जो हैं, ये काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड निदेशक बन गई हैं। किरण मणि को वाईकॉम 18 ने डिजिटल सीईओ अपना नियुक्त किया, और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं। पीआर सादरी ये साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए। अमित झिंगरन को एसबीआई लाइफ का एमडी और सीईओ बनाया गया है। क्लियर? आगे, हाल ही में किसके कार्यालय को गृह मंत्रालय के द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का ना एक्सप्लेनेशन आपको समझ लो कि किसी भी चैनल पर आज आपको ढंग से नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। और अगर जिसके पास मिलेगा वो 1-2 दिन बाद मिलेगा, वो यहीं से देखकर बताएगा। कारण यह है कि इसका इसका मिल ही नहीं रहा था आंसर ठीक से। ठीक है, संतुष्टिजनक। फिलहाल देखो, गृह मंत्रालय के द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया, यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दिया गया है। क्यों मैं ये सब बातें कह रहा हूं, अभी आप समझिएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग कैग कहते हैं, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसको दिया गया है। अब एक्चुअली में ना, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है ये कई कैटेगरीज में दिया जाता है, बहुत सारी कैटेगरी में दिया जाता है। तो जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 के लिए, यहाँ पर कार्यालयों और विभागों के लिए। तो कार्यालयों और विभागों के लिए पूछा जाए तब तो आप बताएंगे कैग को दिया गया। ठीक है, और इसमें भी कई पुरस्कार दिए जाते हैं, मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फिर उसके बाद बी कैटेगरी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे ऐसे। तो इसमें ए वाले में प्रथम श्रेणी में पुरस्कार पाया है इसने, कैग ने। और ऐसे जैसे बैंकों और वित्त संस्थाओं में अगर बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक, और इसमें भी 800 से नीचे कर्मचारी वाले में इंडियन ओवरसीज बैंक को मिला है, 800 से ज्यादा कर्मचारी वाले में पीएनबी को मिला है। ठीक है, प्रथम प्रथम पुरस्कार की बात कर रहे हैं। इसके बाद यहां पर देख लो, इसके बाद सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में अगर बात करें तो गेल को मिला है। अब सार्वजनिक उपकरण में भी महारत्न कैटेगरी, मिनी रत्न कैटेगरी, और इसके बाद नवरत्न कैटेगरी, ये अलग अलग बनाई गई। मतलब राजभाषा कीर्ति पुरस्कार कई सारी श्रेणियों में दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर इकट्ठा करके बताया हुआ है। कार्यालय और मंत्रालय श्रेणी में पूछा जाएगा तो आप कैग को बताएंगे, वो भी बड़े बड़े कार्यालयों में। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में अगर पूछा जाए तो बड़ी वाली सार्वजनिक उपक्रम यानी महारत्न कैटेगरी में गेल को मिला है। बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं में 800 से ज्यादा कर्मचारी वाले में पीएनबी को मिला है, और 800 से कम कर्मचारी वालों में इंडियन ओवरसीज बैंक को मिला है। ठीक है ना, इंडियन ओवरसीज बैंक को मिला है। इसको 800 से ज्यादा कर्मचारी वालों की कैटेगरी में मिला हुआ है।
ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कैग को हम लोग क्वेश्चन किए हैं, तो कैग को देख लेते हैं। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये होता है भारत का महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये क्या होता है? ये भारत सरकार का जो भी खर्च वगैरह होता है ना, उसका लेखा जोखा रखता है ना, मतलब मेन ऑडिटर होता है आपके इंडिया का, सबसे मेन जो समझ लो कि जो एक होते नहीं है कि ऑडिट करते हैं, वो ऑडिटर यही होता है कि कहाँ कहाँ खर्च किए, कैसे खर्च किए, लाओ हमको बताओ। तो ये ऑडिटर होता है। अच्छा, इसके बारे में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में वर्णन किया गया है। यही लाइन तो पूछी जाती है, यही तो पूछा जाता है एग्जाम में। कैग के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 148, याद रखना। वर्तमान में कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ये जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बना तब ये बने थे पहले वहां के उपराज्यपाल, याद रखना इनका नाम। और अभी जिनेवा में भी इनको कैग नियुक्त किया गया है। जिनेवा में कैग नियुक्त किया गया है। विश्व का जब ये महालेखा परीक्षकों का एक बैठक हुई, उसमें इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएस सफलता बैच अपना है। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, कंप्यूटर, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, तो आप ये जीएस सफलता बैच ले सकते हो। अभी के लिए आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप जाइए, कूपन कोड यूज कीजिए GS20 और आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। ई बुक इसमें फ्री दी जाती है। कंटेंट इसमें जबरदस्त तरीके का दिया जा रहा है और ये एमजेटी एजुकेशन का मोस्ट पॉपुलर बैच है। इसी को सबसे ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया है। आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो। एमजेटी ऐप पर ही आपको मिल जाएगा। एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है दोस्तों किसने? एयर इंडिया ने। एयर इंडिया ने, ठीक है ना, एयर इंडिया। अच्छा देखो, कुछ लोगों को मेरे यहाँ पर घूमने से प्रॉब्लम होती है, अगर मैं एक जगह खड़ा रहूंगा ना तब भी मजा नहीं आएगा। एयर इंडिया जो है इसने यात्रियों के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। ये क्या है? प्रोजेक्ट अभिनंदन के मतलब कि यात्रियों को बेहतरीन सुविधा देना या यात्रियों को कोई तकलीफ ना होने देना, ये इनकी प्राथमिकता होगी एयर इंडिया की। एयर इंडिया आप देख रहे हो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, एक्विजिशंस भी कर रहा है और उसके बाद फिर और आगे डेवलपमेंट भी करने के लिए, आगे और विस्तार करने के लिए बहुत सारे परचेजिंग भी कर रहा है। जैसे जैसे मैंने आपको, जब से इसको भारत सरकार से इसने खरीदा है, कितने में खरीदा है चलिए लिखते चलते हैं। भारत सरकार से अगर आपको याद हो तो 18,000 करोड़ में इसने ये डील करी और 100% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की खरीद ली। फिर उसके बाद फिर एयर एशिया का विलय किए सबसे पहले एयर इंडिया में। फिर उसके बाद एयर इंडिया में विस्तारा एयरलाइंस का भी विलय हो गया। अभी सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस का भी उसमें शेयर था, तो फिर 25% का आसपास का शेयर उसको दे करके ये मर्ज हो गई, विस्तारा एयरलाइंस भी एयर इंडिया में आ गए, है ना। तो एयर इंडिया जो है, और उसके बाद अभी 470 विमानों के लिए डील हुई है। 470 विमानों के लिए डील हुई है जिसमें बोइंग और एयरबस दोनों कंपनियां मिल करके 470 विमान देंगी इसके बेड़े में, और यानी ये और बड़ा इसका बेड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एयर इंडिया जो है ये समझ लो टाटा ग्रुप के अंतर्गत अब तो आ ही गया है। स्थापना हालांकि टाटा ने ही किया था इसको 1932 में, लेकिन बीच में सरकार ले ली थी और अब ये सरकार से दोबारा ले ली है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और कैंपबेल विल्सन आज के टाइम पर इसके सीईओ हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। तो ये बाकी सारी चीजें रहीं कि परेशानी ना होने देना यात्रियों को, उनका सामान वगैरह कभी कभी गायब हो जाता है, वो सब के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत कौन सा देश बना? ये बन गया है दोस्तों 13वां देश। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट ये क्या है? एक्चुअली में दुनिया भर में अलग अलग मापतौल होते हैं सबके, ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज तरीके से बनाने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी बनाया गया है। अब देखो होता क्या है ना, कि ये सर्टिफिकेट वैसे कम देशों के पास है, भारत अभी 13वां ही देश बना है। ये सर्टिफिकेट पाने वाला मतलब लागू करने वाला अब 13वां देश ही बन गया है। अब तक 12 देशों के पास था। इससे होता क्या है, जैसे भारत के व्यापारी हैं, कुछ सामान बेचने जा रहे हैं बाहर के देशों में, तो यहाँ पर जो नापतौल होता है, भाई नापतौल के हिसाब से चीजें बिकती हैं। यहाँ पर जो नापतौल होता है, तो होता यह है कि जब उस देश में पहुंचे तो वहां पर उनका मानक कुछ और ही है, वो कुछ और ही नापतौल मान रहे हैं इसको, तो यहाँ पर व्यापारियों का घाटा हो जाता था। तो ऐसे में अब ये एक सर्टिफिकेट यहाँ पर अब भारत को मिल गया है, जिससे अप्रूवल हो जाएगा, भैया यहाँ पर जो नापा तोला गया है ना, वही चीज स्टैंडर्ड है, वही चीज आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट जो है ये देंगे। तो अब यहां से मिल जाएगा और वजन और माप बेचने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, भारत जो है ये OIML के साथ हिस्सा या कहेंगे इसका सदस्य तो 1956 से ही है, लेकिन ये सर्टिफिकेट अभी जाकर
जाके इसको मिला है। ठीक है, समझ में आई बात में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान यानी जीसीटी ने हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी से 5 साल के लिए समझौता किया? तो दोस्तों अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान ने इसरो के साथ समझौता किया है, वो भी 5 सालों के लिए। किन किन कारणों से? तो पहले देखो इसका नाम समझ करके आपको कुछ आइडिया लगेगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, जो जियोलॉजी से रिलेटेड चीजों का अन्वेषण करता है या कहें कि रिसर्च वगैरह करता है, खोज वगैरह करता है, अक्सर चर्चे में आता है, मैं क्वेश्चन वगैरह बताता हूं। तो उनका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसे कहते हैं जीसीटी। तो जीसीटी जो है ये अब क्या करेगा, अपना ट्रेनिंग और एडवांस करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। अगले 5 सालों में इसरो से डेटा लेगा। कैसा डेटा? भाई इसरो तो अपनी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके पास सैटेलाइट भी हैं, अच्छे अच्छे सैटेलाइट हैं, ऐसे ऐसे सैटेलाइट हैं जो जमीन के अंदर भी क्या चीजें हैं ये भी बता सकती हैं, कहाँ पर कितना मटेरियल है। भाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यही तो काम है, ठीक है, कि जमीन में जो भी चीजें हैं उसको वो करना, रिसर्च करना। तो इन सब का डेटा ये लेगा इसरो से और उसके बाद ट्रेनिंग को बेहतर कर पाएगा, लोगों को और अच्छे से संसाधन देकर के उनको समझा पाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली जो है इसके कार्यक्रम के तहत खनिज संसाधनों और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए ये हुआ है डील। ओके, खनिज अन्वेषण में यानी मिनरल एक्सप्लोरेशन में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की प्रणाली यूज की जाएगी और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लिए डाटा कौन देगा? इसरो देगा। ठीक है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, एस सोमनाथ जी इसके अध्यक्ष हैं। इसरो के अभी रिसेंटली कुछ लॉन्चेज हुए हैं, जैसे जैसे चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुली तो लैंड हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, इसका रॉकेट का नाम पूछा जाएगा, LVM-3M4। और ऐसे ही आदित्य L1 लॉन्च किया गया जो कि सौर मिशन था, आदित्य L1 लॉन्च किया गया। और ये किससे? ये PSLV C57 के द्वारा, एक्सेल वर्जन के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है ना। उसके बाद अभी बातचीत चल रही है कि हम लोग समुद्रयान भी लॉन्च करेंगे, है ना, और शुक्रयान भी लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम पे। तो ये सारी चीजें हैं, इसरो के कुछ लॉन्चेज हैं, याद रखना। हाल ही में किसने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक लिखी? तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नाम की पुस्तक किसने लिखी है? लीना कुमार ने। किसने? लीना कुमार ने। यहां पर लीना कुमार आपको दिख रही हैं, ये है ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। ठीक है, गॉड की ही ऑटोबायोग्राफी लिख डाली है। बीजा हाउस ने इसे पब्लिश किया है, 5 भाषाओं की फिल्मों में ये काम कर चुके हैं। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है। पिछले दिनों में कुछ पुस्तकें रही हैं चर्चे में, इनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नाम की पुस्तक पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित थी, लॉन्च हुई अभी। पिच साइड नाम की पुस्तक अमृत माथुर ने लिखा। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स और अंत्यप्रिया कविता काली, ये PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा, मैंने शुरुआत में भी बताया। ड्रंक ऑन लव विपुल रिखी की पुस्तक, कुछ अधूरे शब्द, ये आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखा। मानसून ए पोएम फॉर लव एंड लॉन्गिंग, ये अभय के की पुस्तक है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी ने लिखा। और कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषि राज ने लिखा। अब ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद और आपने अच्छे तरीके से कंटेंट को कंज्यूम किया होगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जो शाम वाली डेली लाइफ की क्लास होती है उसकी PDF वगैरह यहीं पर भेजी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सूचनाएं वगैरह भेजी जाती रहती हैं। आप जो है लास्ट डे का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर भी किया। NGT के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? प्रकाश श्रीवास्तव बनाए गए हैं। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? तमिलनाडु रहा था। आज आपको क्या बताना है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? बताइएगा जरूर। और जो लोग हिंदी की तैयारी करते हैं, मतलब हिंदी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो लोग ये भी बता देंगे कि USA, लंदन, इन सब जगहों पर कौन कौन सा ये संस्करण हुआ था। ठीक है ना, हिंदी सम्मेलन का। किस राज्य सरकार ने गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया? ये भी बताइएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।